रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और चैट बॉक्स भी ले आए। मैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर नहीं पूछ रहा हूँ, फिनेंशियल ईयर ही पूछ रहा हूँ आपको। मतलब प्रीवियस से 1920 है तो ये इनकम 1920 में क्लब होगा या फिनेंशियल ईयर 2021 में क्लब होगा? अभी मेरे पास सबका आंसर आ चुका है, ऑलमोस्ट सब बोल रहे हैं 1920 में ये इनकम दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस ईयर में ये क्या हुआ ड्यू है उसी ईयर का ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो अभी आप 2021 क्यों बोल रहे हैं? ये असेसमेंट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। किस फिनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर ड्यू होगा उसी ईयर टैक्सेबल होगा, तो 1920 में ये इनकम टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। इनकम मेरे को रिसीव 1920 में हो गया, लेकिन ड्यू कब हो रहा था? 2021 में, सब्सिक्वेंट मतलब अगले साल में ड्यू हो रहा था। उस केस में कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? ऑब्वियस सा बात है, ड्यू और रिसिप्ट जो पहले आए उस ईयर में ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोगों का परफेक्ट है। अब नेक्स्ट आता है कि मेरे को सैलरी मिला ही नहीं। होता है ना कि अभी एक तो कोरोना का काल है, तो सैलरी लोग कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ आधा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे इश्यू चल रहा है। उस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे आएगा? ये बोल रहे हैं उस समय ये ड्यू बेस पे टैक्स नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सा बात है उस समय ये ड्यू बेस पे टैक्स नहीं किया, तो इस साल टैक्सेबल होगा। होगा या नहीं होगा? ओके, क्योंकि उस समय टैक्स नहीं हुआ था। उस समय यदि टैक्स हो जाता तो उस साल अब टैक्स नहीं होता ये। ठीक है, तो इसलिए ये अभी टैक्सेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा ड्यू रिसिप्ट क्या होता है। इसका आंसर आप लोगों को बताना ये कब टैक्सेबल होगा। ये कब टैक्सेबल होगा आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइए। अभी तक मेरे को आंसर राजू जी का सही है, नेहा का सही है, ताबिश का भी ठीक है। जो बोल रहे हैं 1920, क्योंकि ये पहले टैक्स हो चुका है तो अब ये टैक्स नहीं होगा। तो अर्लियर जब भी ये टैक्स हुआ था उस बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे उस ईयर में टैक्स होगा, अभी इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अर्लियर ईयर। गॉट इट? लास्ट वाला समझ में आएगा ना, क्योंकि ये पहले ही टैक्स लग चुका है तो अब इस पे टैक्स क्यों लगेगा, इसलिए अर्लियर ईयर यहाँ पे होगा। यहाँ तक समझ में आया अपने को? सैलरी का डेफिनेशन समझ में आएगा ना कब? अब सैलरी क्या क्या इंक्लूड करता है? सैलरी वेजेज भी इंक्लूड करता है, ठीक है ना? सैलरी इंक्लूड वेजेज ऑल्सो, कमीशन ऑल्सो। यदि कमीशन भी मिल रहा है अपन को परसेंटेज ऑफ किसका, सेल्स का, तो वो भी इंक्लूड किया जाता है सैलरी के पार्ट में। यदि आपको टारगेट बेस पे कुछ मिलता है पैसा कि आप इतना सेल ला के दोगे तो आपको इतना परसेंट कमीशन मिलेगा।
ओके राजू जी, रुकिए एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट कर लीजिए राजू जी अपने आप को। हाँ बोलिए। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते राजू जी, बोलिए। सर हम यही पूछना चाह रहे थे, ये जो आप 3 नंबर जो क्वेश्चन किए थे, वो हाँ एरिया ऑफ सैलरी रिसिव्ड ड्यूरिंग हाँ 1920, हाँ। तो इसका मतलब ये सर 18-19 का एरिया है जो हमको 19-20 में मिल रहा है, ठीक बात है। यही तो? हाँ हाँ, यही हाँ, बात है। तो हम लोग सभी ने हाँ, तो हम लोग सभी ने आंसर दिया कि 18-19 होगा इसका टैक्सेबल ईयर। लेकिन सर एक एक बात हमको पूछना है, क्योंकि 18-19 में तो हमको मिला ही नहीं, हाँ। 19-20 में मिल रहा है। जब हम्म, पैसा हमको मिला ही नहीं, तब उसके ऊपर हम क्यों टैक्स देने जाएंगे 18-19 में? बात आपका सही है, लेकिन सैलरी के केस में ड्यू और रिसिप्ट जो भी अर्लियर होता है उस बेस पे ही आपका इनकम कैलकुलेट किया जाता है। आपका बात यहाँ कहने का ठीक है कि मेरे को मिला ही नहीं टैक्स, इस बात कर दें, लेकिन हाँ सैलरी के हाँ सर। केस में सिंपल लॉजिक ये है कि आपको ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो भी पहले होगा उसके बेस पे आपको टैक्स तो जमा करना पड़ेगा। बाद में जब मिलेगा उस साल आपको टैक्स जमा नहीं करना है। ये वैसे देखें तो आपको अच्छा बेनिफिट है कि अच्छा ड्यू अच्छा। बेस पे किया आपने तो 1920 में आपका इनकम कम होगा और नहीं होगा, 18-19 में इनकम सही होगा, 19-20 में ज्यादा हो जाता है यदि ये ड्यू बेस पे नहीं करता तो। वैसे मतलब ये एडवांस टैक्स होगा, वन टाइप ऑफ। एडवांस, हाँ वैसे मान सकते हो क्योंकि आपको एक्चुअल में तो सैलरी मिला नहीं है, लेकिन हाँ आपको टैक्स उसका जमा हाँ, करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके राजू जी। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आ गया है। तो फिर अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने एक चीज सीखा था कि इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है। जनरल रूल तो क्या है, जहां पे सर्विस रेंडर की जाती है उसी प्लेस पे इनकम टैक्सेबल होती है। मान लो कोई इन अपन सर्विस दे रहे हैं इंडिया के बाहर, तो इंडिया में टैक्सेबिलिटी कब आती है, जब वो रेसिडेंट होता है। वो भी कौन सा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद आ रहा है कुछ। मान लो कोई इंडिया के बाहर इनकम अर्न कर रहा है, वो इंडिया का रेसिडेंट कौन सा है तब टैक्सेबल होता है और कौन सा नहीं है तो नहीं होता है। ये आप लोगों को याद आ रहा है जब अपन ने सीखा था। मान लो मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया का नहीं हूँ, और अमेरिका में मैं बिजनेस करके इनकम अर्न कर रहा हूँ, तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और मैंने कोई अमेरिका में कुछ बिजनेस वगैरह किया, उससे मेरा कुछ इनकम हुआ, तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। अभी तक आंसर मेरे को जो मिल रहा है सही मिल रहा है, नहीं टैक्सेबल होगा। राजू जी बोल रहे हैं होगा। राजू जी क्या मतलब है का मतलब समझा नहीं, होगा या नहीं होगा। इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपन ने ये समझा था दो इनकम, नॉन रेसिडेंट मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की दो इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में, बिजनेस की और प्रोफेशन की, यदि वो इंडिया से उसका सेटअप हो या इंडिया से उससे बिजनेस ट्रांजेक्शन वगैरह की हो तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो सैलरी के केस में भी यही है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। यदि गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय इंडिया के बाहर जाके सर्विस देता है तो उसका सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होता है। मतलब इंडिया का इंसान, सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट भी हो सकता है नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, इंडिया के बाहर सर्विस दे रहा है तो भी इसका टैक्सेबिलिटी कहाँ पे आएगी, इंडिया में आएगी। किसका, सैलरी का। हम यहाँ पे अलाउंस का बात नहीं कर रहे, सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं। अलाउंस वगैरह इंडिया में टैक्सेबल किसी का भी नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगा। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है। ओके, एक बार वापस रिपीट कर देता है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि रूल क्या है अपना, कि जहाँ जिस प्लेस पे सर्विस रेंडर होती है उसी प्लेस पे उसका टैक्सेबिलिटी आता है। तो इंडिया में कोई सर्विस दे रहा है तो इंडिया में उसका टैक्सेबिलिटी आएगा, लेकिन
एक एक्सेप्शन इसका है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया के बाहर जाके भी सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, उस केस में उसका टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगा सैलरी का, सिर्फ सैलरी, बेसिक पे। मैं अलाउंस का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सैलरी का बात कर रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैंने आपको आंसर भी दिखा दिया लेकिन इसका सिंपल है, प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया में है, प्लेस ऑफ पेमेंट भी इंडिया में, तो ऑब्वियस सा बात है एक्रूड और राइज इन इंडिया माना जाएगा, और टैक्स यहाँ पे लगेगा इंडिया में। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कोई अब्रॉड में सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को और अब्रॉड में इसको पैसा मिल रहा है, तो इस केस में ये इनकम कहाँ टैक्सेबल होगा? अब्रॉड में गवर्नमेंट को सर्विस दिया जा रहा है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अब्रॉड में सर्विस दे रहा है, पेमेंट भी उसको अब्रॉड में मिल रहा है, तो इसका टैक्सेबिलिटी कहाँ पे आएगा? परफेक्ट है, सबका आंसर इंडिया में आएगा। शायद नेहा आप अब्रॉड बोल रहे हैं लेकिन इंडिया में है, क्योंकि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, यदि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होता तो ऑब्वियस सा बात है इंडिया में टैक्सेबिलिटी नहीं होता। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, इंडियन सिटीजन है, तो टैक्सेबिलिटी कहाँ पे आएगी? इंडिया में। ओके, दो हो गए। अब तीसरा, पेंशन किसी को मिल रहा है, जो सर्विस वो इंडिया में दिया था उसका पेंशन उसको कहाँ मिल रहा है? अब्रॉड में मिल रहा है, तो उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा? मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय इंडिया में काम किया 20 साल, 30 साल, 40 साल, उसके बाद वो रिटायर हो गया, उसके बाद वो कहीं शिफ्ट हो गया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, जहाँ पे भी, तो उसको जो पेंशन मिल रहा है वो अब्रॉड में मिल रहा है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? लक्ष्मी का आंसर आ गया, तो अभी परफेक्ट, आप लोग सबका आंसर एकदम सही आ रहा है, क्योंकि ये इंडिया का ही इनकम था, तो अब इंडिया में सर्विस रेंडर हुआ था पहले, उस बेस पे उसको अमाउंट मिल रहा है, तो भी ये इंडिया में टैक्सेबल होगा। वैसे ही लीव मैंने कोई भी अर्न किया था इंडिया में, अब उसका पैसा मेरे को अब्रॉड मिल रहा है, तो इसका भी टैक्सेबिलिटी सिंपल है, सेम वही होगा, जो अपना पेंशन का हुआ इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई ना कि कहाँ का इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो अपना जो पिछला था अपना रेसिडेंशियल स्टेटस, वो भी एक बार वापस दिमाग में आ गया इस वजह से। तो आप लोगों को पूरा परफेक्ट आइडिया अभी तक तो जो अपन ने किया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है सैलरी का मीनिंग क्या है, क्योंकि अलग अलग जगह पे सैलरी का अलग अलग मीनिंग है। जैसे अपन ने ग्रेचुइटी पढ़ा, जैसे अपन ने पढ़ा था लीव इनकेसमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो वहां पे सैलरी का मीनिंग क्या था? तो एक जगह मैंने आपको बोला था ग्रेचुइटी जहां कवर होती है, ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में, तो वहाँ क्या डीए आपका फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो या ना हो उसको लिया जाता है, अदरवाइज डीए आपका फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होगा तभी क्लब किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, प्लस कमीशन। तो शॉर्ट में मैंने ये बना दिया चार्ट आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो कि भैया कौन सा अपन को लेना है, सैलरी लेना है प्लस डीए लेना है या सिर्फ सैलरी लेना है। तो यह सिंपल सा आप लोगों के सामने दिख रहा है। अभी तक अपन ने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये नहीं पढ़ा है, कि कल की क्लास से अपन कवर करेंगे। ठीक है, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस एनपीएफ नहीं है, नेशनल पेंशन स्कीम, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये तो मीनिंग मेरे को बताना था आप लोगों को, कि पिछली क्लास में अपन जो भी डिस्कस कर रहे थे ना उसमें ये मेन पार्ट था कि सैलरी लेना है, डीए लेना है या नहीं लेना है। तो आपको एक सिंपल याद रखना, ग्रेचुइटी केस में डीए लिया जाता है, चाहे वो सैलरी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ हो या ना हो, बाकी जहाँ जहाँ भी कैलकुलेशन होगा वहाँ डीए तभी लिया जाएगा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होगा। अब करते अपन आज हाउस रेंट अलाउंस। रेंट काफी तरह, हाउस के काफी तरह का होगा, वो अपन समराइज कर लेंगे, लेकिन आज सिर्फ अलाउंस की बात करना है मेरे को, कि किस किस तरह के अलाउंस अपन को मिलते हैं एज ए सैलरी पर्सन।
तो ये सबसे फेमस अलाउंस है हाउस रेंट अलाउंस। जितना भी सैलरी रिटर्न फाइल करोगे उसमें ये चीज आपको कॉमनली यूज होगी। और यदि आप कोई एग्जाम वगैरह भी देते हो, बीकॉम, सीएस, सीए, किसी का भी, तो उसमें ये कॉमनली यूज होने वाली चीज है हाउस रेंट अलाउंस। इसे बोलते हैं एचआरए शॉर्ट में। तो इसके भी रूल्स हैं। सिंपल रूल क्या है, एक तो मिला कितना मेरे को भाई, सबसे पहला अमाउंट एक्चुअली रिसीव कितना हुआ मेरे को। अब आपको दिमाग लगाना है कि और किस तरह से इसको कैलकुलेशन कैसे है। अमाउंट जो मिला वो तो ठीक है, बाकी क्या क्या किया जा सकता है। आप में से कुछ लोग शायद रेंट पे रहते होंगे, तो रेंट आपकी इनकम का ऑलमोस्ट कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन हो जाता है। जो रेंट पे रहते हैं, जिनको आइडिया है रेंट कितना रहता है और आपका टोटल खर्चे कितने हैं, तो रेंट ऑलमोस्ट कवर कर लेता है आपका 30 से 50% का पार्ट। आपका जो भी खर्चे हैं, यदि आप रेंटेड हाउस में ले रहे हो तो 30 से 50% आपका रेंट में जाता है। यदि आप रेंटेड हाउस में ले रहे हो टोटल खर्चों का, नॉर्मली कभी कभार हो सकता है खर्चे ज़्यादा हो जाए बाकी, लेकिन नॉर्मल केस में 30 to 50% पैसा आपका रेंट में जाएगा यदि आप रेंटेड हाउस में रहते हो। तो आप बोलोगे आप अकेले रहते हो तो अलग बात है, अकेला इंसान कैसे भी पीजी में कहीं पे भी रह सकता है, उस केस में आपका रेंट कम रहेगा। अदरवाइज रेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये अलाउंस लाया गया, हाउस रेंट अलाउंस। क्योंकि एम्प्लॉयर को भी तो चाहिए कि एम्प्लॉय उसका टिक्का रहे, तो उसका घर के खर्चे, मतलब घर के रेंट के लिए कुछ पैसा उसको अलाउंस के रूप में दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि 10%, यदि किसी का घर का खर्चा हो रहा है, घर में रहने का खर्चा 10% है उसका सैलरी का, तब तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, तो उसको अलाउंस तो मिलना नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोले कि 10% के ऊपर यदि आपका कोई खर्चा होता है हाउस रेंट अलाउंस, तो वो हम एग्जेम्पशन के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन हुआ मेरा, एक्सेस ऑफ रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड का यहाँ पे क्या मतलब है, जितना महीने में रहा हाउस रेंट की, मतलब कोई रेंटेड हाउस में रहा। रेलिवेंट पीरियड का मतलब जितना महीने में रेंटेड हाउस में रहा उससे ये कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। मान लो मैं 1 अप्रैल से किसी कंपनी में काम कर रहा था, 4 महीना मैंने अपने को रिलेटिव के घर में रहा। उसके बाद में क्या किया है कि मैंने अपना घर ले लिया रेंट पे। तो जब मैं रेंट पे घर लिया ना, तब से ये कैलकुलेशन देखा जाएगा, ना कि 1 अप्रैल से देखा जाएगा। गॉट इट। और तीसरा कंडीशन, आप रेंट पे घर कहाँ पे लेके रखे हो। आप जानते होंगे कि रेंट मेट्रो सिटीज में थोड़ा ज़्यादा होता है और बाकी जगह पे रेंट थोड़ा कम होता है, ये तो आप लोगों को आइडिया है ही, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैक्सिमम कितना अमाउंट गवर्नमेंट बोल सकते हैं कि चलो भैया इतना अमाउंट रेंट में जा सकता है, तो मेट्रो सिटी में थोड़ा ज़्यादा होगा और बाकी सिटीज़ में थोड़ा कम होगा। तो 40% मैक्सिमम हो सकता है आपका सैलरी का रेंट। कितना हो सकता है मैक्सिमम, 40% तक गवर्नमेंट बोलते हैं इतना आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। कहाँ, अदर सिटी में। मेट्रो सिटी में ये बढ़ के कितना हो जाता है, 50%। मेट्रो सिटीज का जैसे ही नाम आता है तो बहुत सारी सिटीज आजकल मेट्रो सिटी हो चुकी है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से जो पहले वाली मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, इसी को मेट्रो सिटीज बोला गया है। आजकल तो मेट्रो बहुत जगह है, अहमदाबाद में भी हो गया होगा, नोएडा में भी हो गया होगा, हैदराबाद में भी होगा, तो बहुत जगह पे है मेट्रो। बट मेट्रो सिटीज के नाम पे 4 सिटी ही अपन को देखना है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो इन चारों कंडीशंस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे को बता सकते हो। और सैलरी का मतलब क्या होगा आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक पे प्लस डीए। किस डीए कब होगा, यदि वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होगा। सेकंड पॉइंट, मान लेते हैं मेरा सैलरी मंथली 20,000 है, ठीक है, और मेरा रेंट जा रहा है 5,000, तो 10% एक्सेस कितना हुआ ये आप लोगों को बताना है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि आपका जितना भी सैलरी है 10% हटाने के बाद एक्सेस कितना रेंट का। तो मेरा मेरा क्या क्वेरी है, मेरा 20,000 का सैलरी है,
और मेरा रेंट का खर्चा है 5,000, तो इस केस में एक्सेस 10% कितना है? आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज आंसर इट। प्रभाकर का आंसर परफेक्ट आया है, नेहा 15 लिखा है, लक्ष्मी का आंसर परफेक्ट है। नेहा 15 का क्या मतलब हुआ? परसेंटेज में बोल रहे हो क्या आप? ओके, परफेक्ट है, 3,000 रुपीज या 15%। तो समझ में आ गया होगा सत्यम आपको। वैसे ही 40% निकालना है, मैक्सिमम इतना जा सकता है और मैक्सिमम 50% जा सकता है। अब जो इसमें से सबसे कम होगा वो आपका एग्जिम्ट होगा। चलिए, तो ये हाउस रेंट अलाउंस हो गया। और यदि आप खुद के घर में रहते हो तो हाउस रेंट अलाउंस आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको रेंटेड घर में रहना होगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका उसी सिटी में घर है फिर भी आप रेंटेड घर दिखा रहे हो। ऐसा अलाउड नहीं होगा। बहुत लोग ये करते हैं कि रहते तो खुद के घर में, एक रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं, उसके बेस पे वो इस एग्जम्पशन को क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग इस तरह से नहीं की जा सकती है। ये चीज समझ में आ गया है? और कुछ लोग यहाँ पे ये भी तर्क देते हैं कि घर तो मेरा वाइफ के नाम पे है, तो फैमिली में इंक्लूड होता है वाइफ और बच्चे। तो घर आपके वाइफ के नाम पे भी है और जिस सिटी में आप जॉब करते हो उस सिटी में वाइफ के नाम पे भी घर है, और आप सेपरेट नहीं हुए हो, उस केस में भी आप ये नहीं बोल सकते कि वे तो वाइफ के नाम पे घर है, मैं तो रेंटेड घर में रहता हूँ। उसका आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये लोग बहुत इसका क्लेम करते हैं। हाँ, फादर के नाम पे है तब आप हो सकते हो, कर लो क्लेम, क्योंकि फादर फैमिली का पार्ट नहीं होता, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है। तो ये ना आप उन पे डिपेंडेंट हो ना वो आप पे डिपेंडेंट है, तो क्लेम किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको फेक फेक रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाने पड़ेंगे, पैसा इधर उधर करना पड़ेगा। होप सो आराम से चीज समझ में आ गया होगा। इसमें बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि रेंट का एक्सपेंस ज्यादा होता है तो 10% तक तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 10% के ऊपर कितना किया वो आपको कैलकुलेट करना है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40% और 50%, ये चीजें कैलकुलेट करके आपको लिस्ट होगी, वो आपका टैक्सेबिलिटी में आ जाएगी। समझ में आया तो अपन आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब बात आती है स्पेशल अलाउंस की। ये तो अलाउंस हो गया। स्पेशल अलाउंस ये अपन 5 मिनट के ब्रेक के बाद करते हैं, ताकि एक साथ में ये चीजें खत्म कर लेंगे, लास्ट में इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। तो अभी मैं अपन 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ताकि आप फ्रेशली इस चीज को करें, क्योंकि एक नया टॉपिक है और इसमें काफी सारे अलाउंस होंगे। तो 5 मिनट का मैं आप लोगों को ब्रेक देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इस बीच में कोई क्वेरी है तो आप लोग वो नोट डाउन कर लेना, मैं पढ़ के आपको उसका रिप्लाई कर देता हूँ।
आप लोगों को क्वेरी नहीं है यहाँ पे, तो आगे बढ़े फिर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं अलाउंस वगैरह। कुछ कॉमन अलाउंस है जो कि सब इंसानों, मतलब जो भी सैलरी एम्प्लॉय है उन सबको ही मिलता है ये अलाउंस, इसलिए मैंने लिखा कॉमन अलाउंस। यहाँ पे एक्सपेंस करने का रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ अलाउंस ऐसा होता है कि आप खर्चते हो तब आपको वो चीज़ें मिलती है। ये अलाउंस एग्जेम्प्ट कितने अमाउंट तक रहेंगे ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये सभी जितने भी सैलरी एम्प्लॉय है उन सब पे ये अप्लीकेबल होता है, इसलिए मैंने इसको कॉमन अलाउंस के नाम पे रखा है। इसमें क्या क्या अलाउंस है अपन देख लेते हैं। सबसे पहला था चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस। ये मैक्सिमम 2 बच्चों तक हो सकता है, और कितना हो सकता है, और मिलता क्यों है, चिल्ड्रन के एडुकेशन के लिए। मैक्सिमम 100 रुपीज ये हो सकता है, और 2 बच्चे मैक्सिमम 100 रुपीज पर चाइल्ड। दूसरा आता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर। कोई हॉस्पिटल, आपका कोई बच्चा है हॉस्टल वगैरह में है, उसका कुछ एक्सपेंडिचर है, तो ये भी कितना होगा, 2 बच्चों मैक्सिमम तो होगा, ये भी कितना होगा, 300 रुपीज। पढ़ने का 100 रुपया, रहने का 300 रुपया का आपको मैक्सिमम अलाउंस एग्जेम्प्ट है। मिल तो कितना भी सकता है, वो डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयर आपको कितना दे रहा है, लेकिन एग्जेम्पशन मैक्सिमम इतना ही मिल सकता है। अभी तक अपन ने 2 अलाउंस सीखे हैं। एक तो चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस, जहाँ सिंपल है कि 2 बच्चों तक मैक्सिमम 100 रुपीज पर चाइल्ड के हिसाब से मिल सकता है। हॉस्टल का जो एक्सपेंडिचर है उसके रिगार्डिंग भी 300 मैक्सिमम मिल सकता है 2 चिल्ड्रन तक। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले रूल कुछ अलग थे, अब ये बदल चुका है। अब ये सिर्फ मिलता है हैंडीकैप पर्सन को। कहाँ तक मिलेगा, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उन्हीं को ये अभी अलाउंस मिलता है। पहले ये सबको मिलता था, लेकिन अभी सिर्फ उन्हीं को मिलता है। और अमाउंट कितना है, 3,200 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको ये अलाउंस मिलेगा। अब कुछ लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, बाहर ही रहते हैं घर से, तो डेली उनका कुछ ना कुछ खर्चे रहते हैं, उसके लिए अलाउंस है। जैसे कोई ड्राइवर वगैरह हो गए, या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कुछ और पर्सन हो गए, जैसे कि उनके साथ जो जाता है हेल्पर वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो तो ऑलमोस्ट अपना पूरा दिन ही ट्रक में बिताते हैं, तो उनके जो डेली खर्चे हैं उनके लिए कुछ अलाउंस होना चाहिए। तो पर्सनल एक्सपेंस जो ड्यूरिंग द ड्यूटी वो रखते हैं, उनका उनको अलाउंस मिलता है। कितना है, 70% ऑफ सच अलाउंस, मतलब जितना भी उनको अलाउंस मिला उसका 70%, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10,000। जो भी इससे कम होगा वो अमाउंट उनको मैक्सिमम मिलेगा। इस तरह से अपन को बाकी और भी पढ़ना है। ये चीज आपको समझ में आया, ये 4 तरह के अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि अलाउंस अभी तो 4 ही है, आगे और मैं पढ़ाऊंगा तो बढ़ते जाएंगे। तो इसका सिंपल कीवर्ड है HTC। HTC तो याद रहेगा। अब HTC से आप बना सकते हो, 2 बन जाएंगे ट्रांसपोर्ट। एक ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय का हो जाएगा, एक नॉर्मल जो अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं। H से क्या हो जाएगा, हॉस्टल एक्सपेंडिचर। C से क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस। इसको याद रखने का सिंपल, आपको HTC याद रखना है। जैसे H याद करोगे तो आपको क्या याद आना चाहिए, हॉस्टल एक्सपेंडिचर। T से क्या याद आना चाहिए, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, और एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉई। और C से चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस। इनको याद रखने का सिंपल फॉर्म है HTC। शायद आप लोगों को याद हो जाएगा। यदि आपको ऐसे याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बारी चीज पढ़ी होगी पहले भी।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कॉमन अलाउंस। इसके बाद आता है एरिया बेस्ड अलाउंस, कि कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पे रहने से आपको कुछ अलाउंस मिलता है। आपके हिसाब से बताइए कहाँ पे ये अलाउंस होना चाहिए, मतलब किस तरह का लोकेशन हो सकता है, कोई आपको आइडिया है? सत्यम बोल रहा है बॉर्डर एरिया, नेहा सब बोल रहा है बॉर्डर एरिया, प्रभाकर परफेक्टली एकदम सियाचिन जो सबसे, नेहा बोल रही है बिहार तेलंगाना। ओके, तो आप लोगों को आइडिया तो है। तो अपन इसको भी कैटेगराइज करते हैं, 4 कैटेगरीज में इसको भी डिवाइड करते हैं। एक तो आता है हिली एरिया। परफेक्ट, आप लोगों को ऑलमोस्ट सब चीज पता ही है, बस मेरे को इसको सिंपलीफाई करना है। हिली एरिया क्यों अलाउंस दिया जा रहा है? क्योंकि जहाँ पे भी हिली एरिया होता है वहाँ पे चीजें पहुंचाने में या रहने में थोड़ा डिफिकल्टी ज्यादा होता है नॉर्मल एरिया से, तो उनको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है जिसे बोलते हैं हिली एरिया अलाउंस। अब ये कैसे मिलेगा, देखो इतना ये रिलेवेंट नहीं है डिटेल में, लेकिन हाँ अपन क्लास कर रहे हैं तो अपन ये भी सोच रहे हैं कि यदि कोई आप सीए सीएस कोई भी एग्जाम दो तो ये चीजें आपको वापस देखने ना पड़े, और आप अलग अलग एरिया से भी बिलोंग कर सकते हो। इस वजह से मैं को डिटेल में सब चीज बता रहा हूँ। हिली एरिया होता है, कौन सा हिली एरिया बनाया गया है? एक तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया हिली एरिया, यूपी, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे 800 रुपया का अलाउंस मिलता है। और सियाचिन जो बताया था प्रभाकर जी ने, सियाचिन सबसे हाई एल्टीट्यूड का एरिया, तो वहां पे सबसे ज्यादा 7,000 रुपये पर मंथ का हिसाब से अलाउंस मिलता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेंजरस एरिया है रहने के लिए, क्योंकि वहां रहना बहुत डिफिकल्ट है। इसके अलावा जिनका 1,000 मीटर से ऊपर एल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं उनको 300 रुपीज का अलाउंस मिलता है। अब ये एरिया बहुत कम है इंडिया में, लेकिन कोई भी एरिया जो 1,000 मीटर से ऑल्टीट्यूड से ज्यादा है वहां पे 300 रुपीज है। ये पहला अलाउंस हुआ अपना हिली एरिया का। एक तो हो गया 800 रुपीज, एक हो गया 300 रुपीज, और सियाचिन में 7,000। सियाचिन सबसे जनरस जगह है अपने। दूसरा बॉर्डर एरिया अलाउंस, कि जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुतों ने बताया कि आप बॉर्डर के आसपास रहेंगे कुछ तो खतरा रहता ही है, कभी पाकिस्तान कभी चाइना कभी कुछ कभी कुछ, तो उस एरिया के लिए स्पेशल अलाउंस है बॉर्डर, जिसे बोलते हैं बॉर्डर एरिया अलाउंस। अब आप लोग ये बोलोगे कि 200 से 1300 के बीच में है, तो ये इसका लिस्ट निकाल के आपको बताना बहुत डिफिकल्टी है, क्योंकि बहुत इसका डिटेलिंग किया हुआ है। तो मैंने आपको साफ साफ रूल लिख दिया है कि कभी भी आपको इस तरह का सोचना पड़े समझना पड़े, आप गूगल मारिए रूल 2BB देखो इनकम टैक्स का, वहां पे आपको सर्च करके मिल जाएगा कि 200 से 1300 के बीच में क्या रेंज है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि इतना उसको अलाउंस मिलेगा, यदि पूछता है तो कोई एग्जाम में। क्योंकि इसको बाइफरकेट करना याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोकेशन वाइज देख के रखा है इतना, लोकेशन का ये एटीट्यूड से ये एल्टीट्यूड तक का ये रहेगा बहुत कुछ डिटेलिंग है इसके अंदर। तो मैंने सिंप्लीफाई करके ये अलाउंस मैक्सिमम 1300 तक जा सकता है और 200 तक को कहाँ मिलेगा, ये बॉर्डर एरिया में। उसके बाद आता है अंडरग्राउंड में जो माइंस में जो काम करते हैं लोग। अब अंडरग्राउंड माइंस में जो काम करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में, ऑक्सीजन में, तो उनका लाइफ स्पेन हो सकता है थोड़ा इश्यू हो। तो उस वजह से कुछ उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे तभी तो वो काम करेंगे। तो उसलिए एक अंडरग्राउंड अलाउंस लाया गया है। ये कितना मिलता है? 800 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलता है। ठीक है। और लास्ट आ गया अपना जो पिछड़े हुए एरिया है अपने, उन एरिया में कोई इंसान रहता है तो उसको कितना मिलेगा? 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। काफी ने नाम भी लिखा था, यूपी बिहार। यूपी बिहार आ चुका, वेस्ट बंगाल है, इसमें एमपी है, तमिलनाडु है, त्रिपुरा है। ये पूरा एरिया नहीं होगा इनका, कुछ एरिया ऐसा होगा जहाँ पे दिक्कतें हैं उस एरिया में। जैसे आप कर्नाटका देखते हो तो आप बेंगलोर में रहते हो तो वहां पे ये नहीं मिलने वाला आपको। वहां पे कितना रुपये? 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से है।
अब इसको याद कैसे करोगे? इसका भी एक छोटा सा कीवर्ड बनाए, आप लोगों को समझ में आए। एक बाथ टब बना लिया अपन ने हिली एरिया में आराम के लिए, ताकि अपन अपनी जिंदगी आराम से बिता पाए। टी से समझ में आ गया, यू से समझ में आ गया होगा, बी से भी समझ में आ गया, हिली एरिया का हिली एरिया। तो शायद इससे आप लोगों का कंफ्यूजन याद रखने का दूर हो सकता है। जब भी एरिया बेस्ड अलाउंस आए, आपको याद आना चाहिए भाई कि अपन ने क्या किया है, एक हिली एरिया में अपना टब बना लिया ताकि अपन आराम से रेस्ट कर सके अपनी जिंदगी में। अब टब से तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए टी का क्या मतलब है, यहाँ पे यू का क्या मतलब है और पी का क्या मतलब है। इसके अलावा आर्म फोर्स वगैरह के लिए स्पेशल अलाउंस रहते हैं, क्योंकि वो अपनी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो उनका जो लोकेशंस वगैरह है वो डेंजरस होता है। एल्टीट्यूड का मतलब है कि कितना ऊपर रहते हैं। जैसे 9,000 से 15,000 एल्टीट्यूड का कोई फील्ड में वो काम कर रहे हैं तो उनको कितना मिलेगा, 1060 1,060 रुपये का अलाउंस मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। और यदि 15,000 से ज़्यादा फीट से ऊपर है, हाइट है, तो कितना मिलेगा, 1,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, जैसे कि अपना पाकिस्तान के आसपास का बॉर्डर पे जो हाईली एक्टिव गोलाबारी होती रहती है, वहाँ अप टू 4,200 अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग ये मिलेगा। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस ये कितना मिलेगा, मैक्सिमम 3,900, 3,250, सॉरी 3,250 ये मिलेगा। ये कहाँ है, अंडमान निकोबार हो गया, पौंडीचेरी वगैरह हो गया। ये एरिया ऐसा है कि जो अपना जो भी सी से जो भी अपने को रक्षा करना है, ये क्या करेंगे, आइलैंड से ही अपन रक्षा कर सकते हैं अपना, ताकि वहीं पे उनको रोक लिया जाए, ताकि अपने देश पे कुछ ना हो। तो वहाँ पे जो भी अपने आर्म फोर्स वगैरह रहते हैं उनके लिए स्पेशल अलाउंस होता है, कि जो भी आइलैंड वगैरह पे रहते हैं उनके लिए अलाउंस मिलता है। इसके अलावा काउंटर इंसॉल्वेंसी, मतलब कि आपका एक परमानेंट स्टेबलाइजमेंट होता है कि सबका, कि ये आर्म फोर्स यहाँ पे रहेंगे, वो आर्म फोर्स वहाँ पे रहेंगे, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में उनको शिफ्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए अलाउंस है। मतलब जो उनका मेन स्टेबलाइजमेंट है उससे उनको कहीं और जाके काम करना है, तो उसके लिए अलाउंस मिलता है। ये है 3,900 रुपये। मैं कंफ्यूज हो गया था 3,900 3,200 में, ठीक है, तो इसका ये 3,900 का अलाउंस मिलेगा। अब आप लोगों के दिमाग में खिचड़ी बनना स्टार्ट हो गया होगा। अब अपन ने 12 तरह के अलाउंस पढ़ लिए हैं और हर का अलग अलग रेट है। तो मेनली अपन ने 3 भागों में बांटा था, एक तो कॉमन अलाउंस था, दूसरा एरिया बेस्ड था, तीसरा सिर्फ आर्म फोर्स को ही मिलेगा। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा एक स्टोरी है। आर्मियों का क्या होता है, एटीट्यूड कितना होता है, ग्रेट होता है, हाईली एक्टिव होते हैं, किसको काउंटर करने के लिए, एनी ऑफेंस को। कहाँ रहते हैं, आइलैंड में, ताकि आपको सी से जो भी होने वाली चीजें उनसे बचा सके। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ग्रेट एटीट्यूड से आप, ग्रेट एटीट्यूड से आप कर सकते हो हाई एल्टीट्यूड से कन्वर्ट। बाकी हाईली एक्टिव है ही, दिख ही रहा है, काउंटर दिख ही रहा है आपको, और आइलैंड दिख ही रहा है आपको। इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। तो अब मैं स्क्रीन में ये चीज़ें हटा लिया, तो अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं या नहीं है, ये क्वेरी मेरा है। अभी अपन ने ये जितने भी अलाउंस पढ़े, आप लोगों के दिमाग में कितने अलाउंस है, थोड़ा सा माइंड को मैप करना यहाँ पे जरूरी है, अदरवाइज अपन भूल जाएंगे सब कुछ। सबसे पहला अपन ने पढ़ा था कॉमन अलाउंस। उस कॉमन अलाउंस में आपको सबसे पहले क्या याद आ रहा है, चार थे उसमें, चारों याद आ रहे हैं, उनका रेट याद आ रहा है। एक साथ लिखिए और साथ में रेट भी लिखते जाइए, ताकि क्या होगा कि मेरे को दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में।
चारों एक साथ लिखिए, साथ में उनका अमाउंट भी लिखते जाइए। प्रभाकर जी, आचार्य अलग से पढ़ा था अपन ने। जो अलाउंस आचार्य था वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A था। अभी अपन पढ़ रहे हैं सेक्शन 10-14, स्पेशल अलाउंस मिलते हैं अपन को। जो कॉमन अलाउंस और अपन एरिया बेस्ड अलाउंस वो तीसरा पढ़ा था, आर्म फोर्स अलाउंस के हिसाब से अलग अलग करके पढ़ा था। शॉर्ट फॉर्म था अपना STC, याद नहीं आए तो। नेहा लक्ष्मी के आंसर सारे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सब लिख रहे हैं ना? रोहित परफेक्ट, लक्ष्मी का सारा आंसर आ गया, सब परफेक्ट है लक्ष्मी। प्रभाकर अपन कॉमन अलाउंस पढ़ रहे हैं, STC था उसका शॉर्ट फॉर्म। कॉमन अलाउंस में अपने सिंपल सा था कि आप ये सोचो ना कि कॉमनली सबको मिल रहा है, पर उसमें आपको घर में आपका बच्चा है तो उसको बच्चों के लिए दो अपन को अलाउंस मिलते हैं। एक तो मिलता है एडुकेशन अलाउंस, एक हॉस्टल अलाउंस। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के दो अलाउंस मिलते हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ये किसको मिलता है? सिर्फ हैंडीकैप पर्सन को मिलता है। और चौथा, यदि मैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मेरा आधा टाइम ट्रक में, बस में, गाड़ियों में बीत जाता है, उस केस में स्पेशल अलाउंस मिलता है मेरे को। वो 70% और 10,000 मैक्सिमम हो सकता है। ओके, सबको आपको समझ में आ गया? इसको कहानी के फॉर्म में अपन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो अभी भी अपन ने पढ़ा। अपना कहानी कौन सा है? चिंतामणि। अब चिंतामणि की कहानी में इसको अलोकेट करें अपन। चिंतामणि के बच्चे हैं तो बच्चों को, एक बच्चा छोटा है जो कि स्कूल जाता है और एक बच्चा हॉस्टल में है उनका। तो चिंतामणि को कौन कौन से अलाउंस मिलेगा? चिंतामणि डेली जाते हैं, पैसेंजरी करते हैं, लेकिन चिंतामणि हैंडीकेप नहीं है। इस वजह से उनको दुख हो रहा है कि यार हैंडीकेप थोड़ा बहुत भी हो जाता, उंगली उंगली करा के, तो मेरे को 3200 का हैंडीकेप का भी अलाउंस मिल जाता। और फिर चिंतामणि सोचते हैं कि यार मैं तो साला अकाउंटेंट हूँ, यदि मैं अपनी कंपनी का ट्रांसपोर्ट में कुछ काम करता तो और मेरे को बेनिफिट मिलता है अलाउंस का। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि क्या क्या अलाउंस चिंतामणि को मिल रहा है। चिंतामणि को 2 अलाउंस अभी मिल रहा है, लेकिन चिंतामणि को एक दुख हो रहा है कि चिंतामणि के 3 बच्चे हैं। तो एक बच्चा का तो एडुकेशन अलाउंस ले लिया है, 2 बच्चों का तो, और 2 बच्चों में 3 बच्चों में से एक ही सिर्फ हॉस्टल में जा रहा है तो सिर्फ एक का हॉस्टल अलाउंस ले लिया। लेकिन जो तीसरा बच्चा स्कूल में जा रहा है उसका वो क्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि मैक्सिमम 2 बच्चों का ही क्लेम किया जा सकता है। ये चीज समझ में आ गया? अब क्या हुआ, चिंतामणि, आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब चिंतामणि का पोस्टिंग हो गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जैसे ही चिंतामणि गए कि चिंतामणि के दिमाग में आया यार अब तो खर्चे बढ़ने लगे हैं, जाने आने के भी खर्चे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो लोकेशन है वहां से ऑफिस जाना भी इशू हो रहा है, और दूसरा हिली एरिया है तो हर चीज यहाँ पे महंगी मिल रही है। तो इसका कुछ तो अलाउंस हिली एरिया का मिलना चाहिए मेरे को। तो गूगल में सर्च किया चिंतामणि, तो चिंतामणि को पता चला कि हाँ हिमाचल प्रदेश में हूँ तो कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। तो कितना बेनिफिट मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में चिंतामणि जी पहुंच गए हैं। परफेक्ट। तो अब इसका आंसर आ गया परफेक्टली। अब इसके बाद चिंतामणि का पोस्टिंग कहाँ होता है? बॉर्डर एरिया, जम्मू एंड कश्मीर के आसपास उनका पोस्टिंग हो जाता है।
तो ऐसा एरिया में आते ही डर लगने लग गया कि भाई यहाँ तो रहना खतरा है, जीना खतरा है, तो कुछ इसका कुछ बेनिफिट है बॉर्डर एरिया के आसपास रहने का। तो सर्च किया तो बॉर्डर एरिया के कुछ बेनिफिट थे वहां पे। फिर चिंतामणि का ट्रांसफर कहाँ हुआ? असम में। असम में कौन सा बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है? परफेक्ट। बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया का बेनिफिट मिलता है। कितना मिलता है? 300 रुपीज पर मंथ। चिंतामणि बहुत हिसाबी इंसान है, हर एक चीज को नाप तोल के देखते हैं, उसके बाद ही वो चीजें करते हैं। अब चिंतामणि का मान लो जॉब ट्रांसफर हो जाता है, पहले वो एज एन अकाउंटेंट काम करते थे किस कंपनी में, टीसीएस वगैरह में काम करते थे। अब उनका काम ट्रांसफर कोल इंडिया में। कोल इंडिया में उनका माइनिंग का बिजनेस है, वहां पे उनको सुपरविजन करना है माइनिंग बिजनेस में। तो अंडरग्राउंड अलाउंस के नाम पे भी उन्होंने सर्च किया कि हाँ भाई, यदि मैं कोल इंडिया में काम करता हूँ, मेरा अंडरग्राउंड में मेरे को जानना पड़ता है, देखना पड़ता है, सुपरविजन करना पड़ता है, तो उसका कुछ बेनिफिट है या नहीं है। तो इसको अपन ने एक शॉर्टकट में भी सीखा था, जिसे अपन लिखा था। शॉर्टकट क्या था इसका अपना? एरिया बेस्ड अलाउंस का शॉर्टकट क्या था अपना? टब इन हिली एरिया। ठीक है, ओके। अब चिंतामणि का एक बच्चा तैयार हो गया, वो आर्मी ज्वाइन किया। चिंतामणि हिसाबी इंसान है कि आर्मी ज्वाइन करूंगा तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे मेरे बच्चे को, ये देखने होंगे मेरे को। तो आपके हिसाब से चिंतामणि क्या क्या सर्च कर पाया, क्या क्या चिंतामणि को मिला कि मेरे बच्चे को क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि जहाँ वो काम कर रहा है वो बहुत ऊपर हो, मतलब हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया हो, तो उसमें कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। या हो सकता है हाईली एक्टिवेट हो, जहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई आइलैंड वगैरह में भेज दे। बोलता है ना कि जब भी धमकी मिलती है कि आप मूवी जितना भी देखे हो कि कभी जेल जाना हो तो कौन सा जेल, अंडमान निकोबार वाला जेल भेज देंगे आपको, या वहां आपकी पोस्टिंग कर देंगे। तो ऐसी पोस्टिंग क्या होती है, आर्मी फोर्स की होती रहती है। काला पानी वाला, हाँ, काला पानी की सजा। क्योंकि आइलैंड में यदि अपना आर्मी नहीं रहेगा तो कोई भी सी से अटैक करेगा, सीधा इंडिया पे अटैक हो जाएगा। इस वजह से आइलैंड पे इन लोगों को रहना पड़ता है। होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। और लास्ट वाला, यदि परमानेंट, यदि कोई इंसान कहीं पे भी अपना आर्म फोर्स रहती है, वो अपना जगह बदलता है तो उसको बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो उसके वजह से भी क्या मिलता है उसको? काउंटर उसका मिलता है अलाउंस। तो होप सो इस तरह से अपन को समझ में आया कि ये 12 चीजें अपन ने पढ़ी अभी इसमें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बता सकता है कि अब आप लोग 2 मिनट 5 मिनट अपने दिमाग में सोचिए, और हर का अमाउंट भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद मैं आप लोगों से अमाउंट पूछूंगा। डेफिनेटली लक्ष्मी, क्योंकि एजुकेशन अलाउंस अलग मिलता है, हॉस्टल अलाउंस अलग मिलता है। दोनों दो दो बच्चों तक मिलेगा। यदि दो बच्चों से ज्यादा कोई क्लेम करना चाहता है एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस, तो नहीं मिल पाएगा। और आपका कोई क्वेरी है? नहीं क्वेरी है तो आप सिंपली सोचिए क्या अभी तक अपन ने पढ़ा अलाउंस में। 300 रुपीज ताबीज। कोई बात नहीं। ओके, एक बार वापस अपन देखते हैं कि आपको याद नहीं आ रहा। नेहा बोले कुछ कुछ अमाउंट याद नहीं आ रहा, चलो कोई इश्यू नहीं है। मैं भी ब्लैंक स्किन करके इसलिए बैठा हूं ताकि आप लोग देख ना पाओ और मैं भी ना देखूं। ट्राई करते हैं अपन, कोई इश्यू नहीं है। पहला, कॉमन अलाउंस तो अब परफेक्टली याद हो गए होंगे, 4 थे। अब मैं अमाउंट बोलता हूँ, आप मेरे को बताइए कौन सा अलाउंस है। चलो ऐसा करते हैं अपन। 200 रुपीज।
200 रुपया कौन सा अलावेंस है बताइए। रोहित का आंसर आ गया, बाकी लोग? प्रभाकर का भी आंसर आ गया है। तो अब इसका आंसर है बॉर्डर एरिया अलावेंस। बाकी सब हॉस्टल अलावेंस बोल रहे हैं। जहाँ पे 2 होगा 200 से 1300 रुपये, वहां मैं बताऊंगा कि 200 से 1300 कौन सा है। ठीक है, सिर्फ 200 का अलावेंस अपना है कि है हॉस्टल अलावेंस। बाकी में लिमिट है 200 से 1300, वो है बॉर्डर एरिया अलावेंस। और 100 रुपये का कौन सा अलावेंस है, सिर्फ 100 रुपये मिलता है आपको। यहाँ पे सबसे ज्यादा कम अहमियत किसको दी गई, एडुकेशन को। एडुकेशन पे सबसे कम अहमियत है कि आपको सिर्फ 100 रुपये का अलावेंस मिलेगा पढ़ाई के नाम पे। जबकि स्कूल का फीस देखोगे तो आप 2000 3000 4000 रुपया मंथली होने लग गया आजकल। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद 3200 रुपया किसका अलावेंस है? 3200, 3200, बोलिए बोलिए। परफेक्ट। अब याद आ गया आपको, ट्रांसपोर्ट अलावेंस फॉर हैंडीकैप। अब इसी के पास एक अमाउंट और आता है 3250, जो मैंने शायद गलत बताया था आप लोगों को, गलती से गलत बताया था, गलती हो गई जो भी है। वो किसका है? 3250। परफेक्ट नेहा। बाकी 3200 ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, 3250 किसका है? काला पानी। काला पानी से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तबीज परफेक्ट। काला पानी से कुछ याद आ रहा है? ये 3250 उसी का। रोहित परफेक्ट, हाँ। अंडमान निकोबार आइलैंड वगैरह जो भी है वहां का ये अलाउंस है 3250। 70% और 10,000 विच एवरेज लोअर, ये किसका अलाउंस है? परफेक्ट। तो कॉमन अलाउंस अपना कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कॉमन अलाउंस में किसी को कोई भी इश्यू नहीं है। कॉमन अलाउंस में 4 अलाउंस थे अपने। एक तो था एडुकेशन अलाउंस, एक था हॉस्टल अलाउंस, एक ट्रांसपोर्ट के 2 थे, ट्रांसपोर्ट नॉर्मल ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, वो हैंडीकेप को मिलता है 3200 रुपया। और जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, जो मतलब कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का मतलब कि जो बस ट्रक्स वगैरह के साथ में जाते हैं, उन्हीं पे उनका डेली एक्सपेंस रहता है, तो उनका एक्सपेंस को कवर करने के लिए 70% और 10,000 विच एवरेज लोअर, ये हो गया कॉमन अलाउंस। इसके बाद अपन ने समझा था एरिया बेस। एरिया बेस में आप लोगों को पता ही है कि हिली एरिया का एक अलाउंस होता है। हिली एरिया के बाद क्या होता है, एक होता है ट्रिबाइल एरिया, कि अपना कोई पिछड़ा हुआ एरिया है, वहाँ का अलाउंस हो गया। उसके अलावा अंडरग्राउंड में कोई काम हो रहा है उसका अलाउंस हो गया। और बॉर्डर एरिया अलाउंस हो गया। ये 4 अलाउंस अपन ने पढ़े थे। इसको अपन ने शॉर्ट में किया था टब इन हिली एरिया। तो हिली एरिया अलाउंस याद आ रहा है आप लोगों को कितना कितना है? सियाचिन में अलाउंस कितना है? प्रभाकर जी ने सबसे पहले नाम लिया था सियाचिन का। सियाचिन सबसे हाईली एटीट्यूड एरिया है, एल्टीट्यूड एरिया। परफेक्ट, 7,000 रुपया है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया एचपी यूपी। और जम्मू एंड कश्मीर का एरिया में कितना मिलेगा? सबको पता है 800 रुपया मिलेगा। इसके अलावा कोई भी एरिया 1,000 स्क्वायर मीटर से ऊपर है, 1,000 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तो कितना है? 300 रुपीज। चलिए, ये तो हो गया अपना हिली एरिया अलावेंस। इसके अलावा पिछड़ा एरिया का अलावेंस आप लोगों को पता ही है कितना है। ट्राइबल एरिया का अलावेंस आप लोगों को आइडिया है कितना है? पिछड़ा हुआ एरिया का अलावेंस 300 रुपीज थे। हाँ, ये 300 है। मेरे हिसाब से भी 300 है।
चलिए, हो सकता है मैं भी गलत बोल जाऊँ, क्योंकि इतने सारे अलाउंस है, मैंने भी इतने को गौर से इनको पढ़ता नहीं हुए भी। इसके अलावा अपना बचा 2 अलाउंस, एक तो बचा अंडरग्राउंड अलाउंस, मतलब कि माइनिंग वगैरह एम्प्लॉय में काम करता है, वो कितना है? 800 रुपीज पर मंथ। चलिए, ये भी परफेक्ट है। और बॉर्डर एरिया अलाउंस होता है 200 से 1300 रुपया। तो अब ये भी अपने को कलर क्लियर हो गया। तब इन हिली एरिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तो बताइए। ये हो गया एरिया बेस। अब आता है लास्ट अपना आर्म फोर्स को कुछ अलाउंस मिलते हैं। सबसे पहले तो वही हिली एरिया उनको भी मिलता है एल्टीट्यूड के बेस पे। तो एल्टीट्यूड के बेस पे हाईली एल्टीट्यूड वाले एरिया के हिसाब से कितना अपन ने लिखा था वहां पे, कुछ याद आ रहा आपको? परफेक्ट 1060 किसके लिए था ये? ओके, 9,000 से 15,000 स्क्वायर फीट है तो 1060 है, और 15,000 से ऊपर है तो कितना है? उसके पास वाला अमाउंट 1600, 15,000 मतलब उसके आगे वाला अमाउंट 1600। ये तो हो गया अपना हाई एल्टीट्यूड। इसके बाद हाईली एक्टिव, हाईली एक्टिव एरिया का कुछ अलाउंस था, वो कुछ ही को याद आ रहा है क्या था? एक आंसर आया अभी तक मेरे पास। ये किसी को याद आ रहा है? अभी तक एक ही आंसर मेरे को मिला है। इसका आंसर अभी तक मेरे को नहीं मिला है। लक्ष्मी का आंसर मेरे को सही लग रहा है, बाकी समथिंग समथिंग कर रहे हैं। मेरे पास अभी तक 3 आंसर है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कितने जन अभी? ओके, जन भी बहुत कम हो गए हैं, सब भाग गए हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से भी 4,200 है। 4,200 है मेरे हिसाब से भी। बाकी सब 4,000 बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से 4,200 है। नेहा लक्ष्मी भी 4,200 बोल रहे हैं। चलिए, ये हो गया अपना हाईली एल्टीट्यूड एरिया। इसके अलावा क्या क्या एरिया था? ये हो गया हाईली एक्टिव एरिया। हाईली एल्टीट्यूड भी हो गया, हाईली एक्टिव भी हो गया। इसके बाद था आइलैंड अलावेंस, जो अपन ने पहले ही कवर कर लिया है। तो वापस आप लोग बता सकते हो आइलैंड अलावेंस में कितना है अपना? 3250 परफेक्ट है। और जो लास्ट बचता है अपना काउंटर वाला अलाउंस, मतलब कि अपन एरिया लोकेट करते हैं या परमानेंट स्टेब्लिशमेंट से अपन कहीं और जाते हैं, उस केस में क्या अलाउंस है? उस केस में अलाउंस क्या है? कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। आर्म फोर्स वाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सबको।
हाँ, काउंटर अलाउंस कितना? परफेक्ट। तो अब इसका आंसर परफेक्ट आ गया है। बाकी 3,900 रुपया होगा शायद, आप लोग भूल चुके हैं, काफी टाइम हो गया। चलो, तो इस तरह से अपन ने 12 के 12 वापस भी रिवाइज कर लिए हैं। होप सो अब आप लोगों को दिमाग में एक बार तो एक इमेज बन गया होगा। और लास्ट का अपना की था हाई एटीट्यूड। चलिए ठीक है, उसका की पता ही होगा आपको। हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहते हो, आपने क्या किया, ग्रेट एटीट्यूड। बाकी तो सिंपल था। हाईली एक्टिव एरिया में क्या करते हैं, काउंटर करते हैं किससे, ऑफेंसेस से। रहते कहाँ पे, आयरलैंड में। चलो, तो इस प्रकार से अपन ने ये किया। तो अब ये सारा चीजें तो हो गया है। अब मेरे को ये जानना है, ग्रेचुइटी का मैक्सिमम एग्जाम्पशन क्या है, यदि मान लो ग्रेचुइटी एक्ट मेरे पे नहीं लगता है। ये अमाउंट चेंज नहीं होता है। तब इस ये 2008 में मैंने पढ़ा था, उसके बाद से तो अभी तक वही है। तो मैंने पढ़ा भी नहीं था इसको, आज पहली बार देखा था, नोट्स में देख रहा हूँ तो वही अमाउंट्स है। तो 12 साल में तो नहीं बदला है। नेहा का आंसर परफेक्ट है। यदि ग्रेचुइटी मेरे पे एक्ट अप्लीकेबल नहीं होता कंपनी पे, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना है? एक आंसर आया है मेरे पास अभी तक। ओके, लक्ष्मी परफेक्ट, सब परफेक्ट है। चलिए, ये आपको पता है। और मेरे को वो दो चीजें बताइए, दो या तीन जितने भी है, जहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 5 लाख है। मेरे को वो उन चीजों का नाम बताइए जहाँ मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए है। ऑलमोस्ट सबका आंसर परफेक्ट है। नेहा, आप बोल रहे हैं लिव सैलरी का भी लिमिट 5 लाख है मैक्सिमम। यहाँ पे दो ही आता है, एक तो कंपनसेशन आता है, एक वीआरएस आता है। लिव सैलरी कितना है? जितना आप लोग स्टार्टिंग में पैकेज सोचते हो कि इतना लग जाए तो अच्छा है, 3 लाख रुपए के आसपास, 4 लाख के आसपास, तो 3 लाख रुपए का लिमिट है। चलिए, तो ये सब चीजें आ गई। आज वो पढ़ा था अपने HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अब उसमें मेरे को क्वेश्चन देना है आप लोगों को, और अब फिर अब समझना है कि आप लोगों को आता है या नहीं आता है। अब मैं कुछ नहीं बताने वाला, मेरे को आंसर चाहिएगा। चलिए, इसका आंसर आप लोगों को देना है। आपके पास 5 मिनट है, आप कुछ भी करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। कुछ तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप, मेरे को इसका आंसर चाहिए। इसका HRA का आपको बताना है।
जो भी लिखेगा चारों चीज लिख के ही रिप्लाई करेगा। अमाउंट रिसीव्ड इतना है, मैक्सिमम एक्चुअल कितना मिला, और उसका जो भी सैलरी का पार्ट रहेगा वो लिख के यहाँ पे नोट करेगा। हाँ, डीए यदि इसका क्या है, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से है तो डीए भी इंक्लूड किया जाएगा, और प्लस कमीशन भी इंक्लूड किया जाएगा। कमीशन किस पे मिल रहा है इसको, टर्नओवर के बेस पे मिल रहा है तो कमीशन भी इंक्लूड रहेगा। तो बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, क्योंकि कमीशन भी इसको क्या मिल रहा है, टर्नओवर के बेस पे। यदि प्रॉफिट के बेस पे मिलता, प्रॉफिट का परसेंटेज मिलता, तब नहीं होता। ईयरली।
करवाकर ये ईयरली रहेगा। ओके। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुका है। अभी तक मेरे को एक आंसर नहीं मिला है। अभी तक एक आंसर है, लेकिन प्रॉपर पूरा लिख के बताइए ना। रिसीव इतना हुआ है, दूसरा कंडीशन से इतना आएगा, तीसरा कंडीशन से इतना आएगा। इसलिए लिस्ट जो है वो एग्जेक्ट होगा। तो लिस्ट क्या होगा आप बता रहे हो सीधा, लेकिन तीनों बताइए तब मेरे को ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा किस तरह से आपने कैलकुलेशन किया है। फिर काफ़ी टाइम लग रहा है, लगभग 8 मिनट हो चुका है। परफेक्ट रिसीव इतना हुआ, बाकी एक और वापस कैलकुलेट करो। वापिस आप जो सैलरी बोल रहे हैं वो वापस एक और कैलकुलेट कीजिए, किस तरह से कैलकुलेट किया है। मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं, इतना बड़ा फिगर तो नहीं दिख रहा है इनका सैलरी में। और बाकी लोग अभी तक नहीं निकाल पाए हैं क्या? मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन में आप लोगों को इश्यूज आ रहा है। बाकी तो आप लोग डिटेल तो सारा कुछ है आप लोगों को, लेकिन कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
लक्ष्मी का आंसर परफेक्ट है, लेकिन अमाउंट नहीं बताया लक्ष्मी कितना मेरे को एग्जाम्शन मिलेगा। बाकी कैलकुलेशन वगैरह आपका परफेक्ट है। तो अभी सैलरी आप वापस गलत निकाल रहे हो लक्ष्मी, आपका आंसर गलत है। बाकी कैलकुलेशन वगैरह ठीक किए। अब आपका आंसर बदल गया है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। टेन परसेंट अबव किसका है लक्ष्मी, आप ये सोचिए। 'प्रभाकर जी परफेक्टली बता रहे हैं, देखते हैं एग्जम्पशन अमाउंट क्या बताते हैं। लक्ष्मी आपने पूरा कैलकुलेशन वगैरह सब सही किया, लेकिन आंसर आपके अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन टाइम आप लोगों ने बहुत लगाया है, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा काम करना पड़ेगा। परफेक्ट प्रभाकर जी, तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा ये बता दीजिए आप। ओके, थर्ड वाला आपने जो बताया है वो क्या है मेरे को नहीं समझ में आया। बाकी आपका परफेक्ट है। जो थर्ड आपने बोला है वो ढंग से समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो ये कैसे निकाला आपने? इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? परफेक्ट है 50%। किसका? बेसिक पे का, टोटल सैलरी का। 2,28,000 का 50%, 1,14,000 होता है ना। ये 9500 इंटू 50 किया आपने। इंटू 12 होगा ना। सैलरी तो आपने 50% कर ही लिया है 19,000 का। 19,000 का 50% कर लिया, 9,500 मल्टीप्लाई में 12 करोगे तब तो आएगा ना 1,14,000। इंटू 50 कर, जैसे गलती से आपने किया होगा। ठीक है। प्रभाकर जी का आंसर परफेक्टली आया है। बाकी लक्ष्मी का पूरा कोशिश है, लेकिन आंसर परफेक्ट नहीं है। ताबिश का आंसर परफेक्ट नहीं है। तो बाकी का आंसर्स नहीं आए, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ तो बेटर रहेगा। अमाउंट मेरा कितना मिला? 1800 मल्टीप्लाई 12। ये मेरे को मिला है। इसमें किसी को कोई डाउट है? दूसरा, एक्सेस ऑफ 10%। तो सैलरी कितना निकाला आप लोगों ने? सैलरी का बेस निकाल लेते हैं, इसका क्या होगा।
एक तो इसको मिलता कितना है 12,500, इसको बेसिक पे है, प्लस डीए भी इसका लिया जाएगा। डीए कितना है 1,500 रुपये, क्योंकि ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। प्लस कमीशन, मंथली कमीशन कितना आ रहा है 15 लाख का 4% कितना होता है 60,000, डिवाइड बाई 12, मंथली आ रहा है 5,000 का कमीशन। एडवांस इसमें लिया नहीं जाता, तो नॉर्मल कितना हुआ 19,000 रुपये मंथली हुआ। तो ईयरली कितना हो जाएगा इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाई 12, 2,28,000 इसका ईयरली सैलरी हुआ। तो एक्सेस 10% से मैंने कितना पे किया, एक्चुअल रेंट पेड कितना है मेरे को पहले ये देखना है। एक्चुअल रेंट पेड मैंने कितना किया, रेंट पेड मैंने कितना किया, तो मेरे हिसाब से इसने 2,500 पर मंथ के हिसाब से रेंट पे किया है। तो ईयरली कितना हो जाएगा इक्वल्स टू दिस इंटू 12, और एक्सेस ऑफ 10% निकालना है मेरे को, एक्सेस ऑफ 10%, ये कितना होगा। सिंपल सा बात है, 30,000 से कितना लेस होगा मेरा सैलरी का 10%, सैलरी का 10% कितना 22,800, एक्सेस कितना हुआ 7,200, और 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि ये चेन्नई में है तो 50% होगा। मैक्सिमम कितना होगा 50% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम हो सकता है 1,14,000। अब इन सब में लिस्ट क्या है, ये 3 फिगर है मेरे पास, इन सब में लिस्ट क्या है आप लोगों को बताना है। इन सब में लिस्ट है ये 7,200, तो मेरे को एग्जाम्पशन कितने का मिलेगा 7,200 का। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा मेरा एचआरए का, एचआरए का टैक्सेबल कितना आएगा, मिला कितना मेरे को, मिला उससे ज्यादा टैक्सेबल होगा नहीं सकता, 21,600 मेरे को मिला, उसमें से 7,200 ही एग्जेम्प्ट होता है। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा एचआरए से, स्पेलिंग एरर है, इसको हटा ही देता है बाबर में, छोड़ो। यहाँ पे ये आया 14,400 मेरा टैक्सेबल अमाउंट। होप सो आप लोगों को अब समझ में आया होगा, और आप एडवांस सैलरी इंक्लूड कर रहे हो सकते हैं, तो एडवांस सैलरी सिर्फ टैक्सेशन पार्ट में कवर होगा, यहाँ पे एडवांस सैलरी ऐड नहीं करना है। ये इसका ट्रिकी पॉइंट था, यदि एडवांस सैलरी इसमें था मेरे हिसाब से, इसमें एडवांस सैलरी भी था, इसलिए हो सकता है कुछ कैलकुलेशन आपने गलत कर दी हो। तो अब ये चीज आप लोगों को किन किन को समझ में आ गया, जो भी है बचे हुए पर्सन उनको ये चीज समझ में आ गया है तो ओके लिख दीजिए, अदरवाइज मैं वापस रिपीट करूंगा। नेहा, लक्ष्मी, और कौन कौन है, ताबिश आ गया है आंसर, रोहित, सत्यम, आप लोगों को समझ में आया अभी। ठीक है, एक बार वापस बता देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन वापस चलते हैं उसी एक्सेल सीट में। बेसिक पे मेरे को कैलकुलेट करना है, तो बेसिक पे कैलकुलेशन करने का तरीका क्या था, सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। सैलरी कौन सा, जो उसका उस साल का बनता है, ना कि एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होता, टैक्सेबल का पार्ट जरूर होगा। तो यहाँ पे मैंने 19,000 कैसे निकाला, 12,500 उसको बेसिक पे था, प्लस 1,500 रुपये डीए था, प्लस 4% कमीशन था। कमीशन कितना पे था 15 लाख का 4% 60,000 होता, तो डिवाइड बाई 12 करने से मंथली आया 5,000। तो इस तरह से 19,000 का उसका बेसिक पे बनता, बेसिक सैलरी बनता है मंथली। तो ईयरली कितना बना 2,28,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सैलरी में एडवांस सैलरी का पार्ट नहीं कैलकुलेट किया जाएगा इसके कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरे को कैलकुलेशन करना है एचआरए का, तो मेरे को एडवांस कितना मिला एचआरए का 21,600, मेरा खर्चा कितना हुआ रेंट का 30,000। तो 10% ऊपर कितना मैंने खर्चा किया सैलरी का, 10% ऊपर कितना खर्चा किया, सैलरी है 2,28,000 साल का, तो इसके 10% ऊपर मैंने रेंट के ऊपर कितना खर्चा किया वो कैलकुलेट करना था मेरे को। तो मैंने खर्चा किया 30,000, और 10% ऊपर कितना खर्चा किया 7,200। तो ये कैलकुलेशन मैंने कर लिया कि मैंने 30,000 टोटल खर्चा किया, और 10% ऊपर कितना है सैलरी के, तो 10% सैलरी कितना था मेरा 22,800, तो उसके ऊपर कितना था 7,200 मेरा खर्चा था।
और 50% ऑफ सैलरी कितना होता है? 2,02,000 का 1,14,000। तो विच एवर इज लोअर, तो क्या हुआ 7,200 इन तीनों में से सबसे कम था, ये मेरा एग्जेप्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है टैक्सेबल क्या होगा, मिला मेरे को कितना 21,600, उसमें से 7,200 लेस हो जाएगा, तो बाकी जो बचा वो अमाउंट मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? एचआरए के नाम पे 14,400 इसका टैक्सेबल होगा। अब किसी को डाउट है तो वापस मेरे को बोल सकता है, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? कोई भी डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं, अदरवाइज फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोई रिप्लाई मेरे पास नहीं आ रहा है, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें इसको कितना मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगा और कितना टैक्सेबल अमाउंट होगा? टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा मंथ के हिसाब से बता दीजिए, ईयरली तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंथली कितना टैक्सेबल होगा वो आप लोग बताइए। मंथली कितना टैक्सेबल होगा? अभी तक मेरे पास एक आंसर आया है, दो आंसर आ गया है। परफेक्ट है सब आंसर्स। 300 रुपये का मिलेगा छूट, तो 2 महीने का 600 होगा, तो मंथली मेरे को 700 टैक्सेबल होगा, टोटल मिला के 1,400 टैक्सेबिलिटी मेरा आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 3 बच्चों का मेरे को 50,000 रुपये मिला है, तो उस केस में मेरा टैक्सेबिलिटी अमाउंट कितना आएगा? चिंतामणि के 3 बच्चे थे, उन तीनों बच्चों को मिला के एजुकेशन अलाउंस के नाम पे 50,000 रुपये उसको मिला, तो उसका टैक्सेबिलिटी कितना आएगा, कितना उसका एग्जिट होगा? पचास हजार टोटल मिला है। प्रभाकर आपका आंसर परफेक्ट है। लक्ष्मी मंथली 50,000 नहीं मिल रहा है, ईयरली मेरे को मिला है। ओके, तो ऑब्वियस सा बात है मैक्सिमम मंथली मेरे को कितना मिलेगा, 200 रुपीज। तो साल का कितना मिलेगा, 2,400 रुपये। तो 50,000 माइनस 2,400 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसका भी आपने आंसर परफेक्ट दे दिया। लास्ट क्वेश्चन आज का। ₹6,000 उसको साल भर में क्या मिला, हॉस्टल एक्सपेंडिचर का। तो कितना उसका टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेप्शन होगा, कुछ भी आप लिख दीजिए, मेरे को बता दीजिए। टैक्सेबल है तो टैक्सेबल लिख दीजिए, एग्जेप्ट के साथ एग्जेप्ट लिख दिएगा।
इसका आंसर सबका अलग अलग आ रहा है, लेकिन नेहा का आंसर परफेक्ट है। लक्ष्मी प्रभाकर बोले 200 × 12। हॉस्टल अलाउंस कितना था? 100 रुपये था, 200 था, 300 था, कितना था? तो अभी बता रहे हैं 200 है हॉस्टल अलाउंस। बाकी प्रभाकर भी बोले 200 है, मेरे को तो 300 याद है। एडुकेशन 100 था, ये 300 था। शायद आप लोगों के दिमाग से उतर गया है। याद रखने के लिए आप कर सकते हो। 3 से क्या होता है? तिकड़मबाजी। हॉस्टल में होती क्या है? सब तिकड़मबाजियाँ। ठीक है, तो इसके बाद शायद नहीं भूलोगे। हॉस्टल अलाउंस तिकड़मबाजी 300, 200 नहीं है, 300। हॉस्टल में क्या करते हैं अपन लोग? मजे करते हैं शायद, तिकड़मबाजियाँ करते हैं तो कुछ ना कुछ, इसलिए 300 रुपये का डिस्काउंट है। मतलब 300 रुपये का आपको अलाउंस है। होप सो याद रह जाएगा। तो 300 रुपया मंथली के हिसाब से मैक्सिमम साल का कितना मिलेगा आपको? 3600 रुपया। 6000 आपको मिला है तो 3600 लेस हो जाएगा, 2400 रुपया टैक्सेबिलिटी आएगा। लक्ष्मी ईयरली के बेस पे किया है तो 2400 टैक्सेबिलिटी आएगा। मंथली बेस पे होगा तो 5700 टैक्सेबिलिटी आएगा। होप सो ये चीज़ समझ में आया। लास्ट क्लास रहेगा कल अपना, अगला नेक्स्ट संडे को सैलरी का। उसके बाद अपना क्वेरी वगैरह रहेगा। उसके बाद इसका रिटर्न किस तरह से फाइल किया जाता है वो भी अपन को समझना है, सीखना है। आप लोगों को रिटेंशन में मेरे को लगा नहीं इतना इश्यू है, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है कैलकुलेशंस वगैरह में। तो उस पे अपन अगला क्लास में काम करेंगे, कैलकुलेशंस वगैरह पे, या एक क्लास एक्स्ट्रा कर लेंगे अपन। पहला अपन पूरा समझ लेते हैं सारा थ्योरी बेस, उसके बाद प्रैक्टिकली अपन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से कैलकुलेशन वगैरह होता है। हाँ, एक ही चाइल्ड के लिए लिया गया था क्योंकि लिखा हुआ ना अलाउंस फॉर एल्डर सन्स। यदि वो जाएगा कोई तो तभी तो मिलेगा, हॉस्टल में रहेगा तभी, ऐसे तो मिलेगा नहीं। कोई भी क्वेरी हो आप लोगों का तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सैलरी चैप्टर सबसे अलग चैप्टर, क्योंकि इसमें रेटाफिकेशन ज़्यादा है। हर चीज़ का आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे अपन ने पहले अभी तक पढ़ा है, ग्रेजुएटी पढ़ा है, उसके बाद पेंशन पढ़ा था, उसके बाद अपन ने पढ़ा था लीव इनकेसमेंट, उसके बाद अपन ने पढ़ा वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसके बाद कंपनसेशन पढ़ा था। ये रिटायरमेंट के 5 चीज़ पढ़े थे। आज अपन ने 12 अलाउंस पढ़े हैं। उसके आचार्य भी पढ़ा, उसके बाद 12 अलग अलाउंस पढ़े हैं। इसमें अपन ने पढ़ा था, आप लोगों को अमाउंट भी याद आते रहना चाहिए। कॉमन अलाउंस में एडुकेशन अलाउंस पढ़ा था, अमाउंट कितना है या तो आपको दिमाग में आ रहा परफेक्ट है, नहीं लिखते चाहिए। चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस, हाँ पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। सबसे पहले पढ़ा चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस, उसके बाद पढ़ा हॉस्टल अलाउंस, उसके बाद पढ़ा अपन ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और चौथा पढ़ा ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज। इसके बाद अपन ने पढ़ा एरिया बेस अलाउंस। एरिया बेस अलाउंस में सिंपल सा अपन ने देखा था हिली एरिया अलाउंस, रिमोट एरिया अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस। और चौथा देखा था अपन ने, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा चौथा क्या था, एक सेकेंड, बॉर्डर एरिया अलाउंस। ठीक है, उसके बाद अपन ने आगे बढ़े थे, अपन ने देखा था आर्म फोर्स के केस में 4 अलाउंस। एक तो था हाईली एटीट्यूड एरिया, एल्टीट्यूड एरिया, दूसरा क्या था हाईली एक्टिव एरिया, तीसरा था आइलैंड वगैरह, और लास्ट था काउंटर। कहने का मतलब कि आपका पोजीशन वगैरह चेंज हो रहा है उस केस में। ये अपन ने सारा देखा था। तो अब आपके दिमाग में यदि सब सिस्टमेटिकली सेटअप हो चुका है तब तो दिक्कत नहीं आएगी। और आपको अमाउंट भी याद आ रहा है, जैसे मैंने बोला 800 रुपया कौन सा अलाउंस था? 800 रुपीज। सिर्फ एक ही है 800 रुपीज का। अब हो सकता है कि कहीं 2-3 हो, उसमें 800 नहीं बोल रहा, सिंपल 800 किसका अलाउंस है। लक्ष्मी का आंसर परफेक्ट है। बाकी नेहा सिर्फ एक ही चीज है, मतलब उसमें जो आप बोल रहे हो उसमें हो सकता है अलग अलग आए, 800 भी हो, 300 भी हो। तो अंडरग्राउंड माइनिंग एरिया में 800 का डिस्काउंट, 800 का अलाउंस है। और 300 कहाँ कहाँ आता है? 300 सिर्फ और सिर्फ 300 दो जगह पे आता है मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को याद आ रहा है 300 से?
परफेक्ट, आप लोगों को याद आ रहा है। एक तो हो गया देहाती एरिया अपना, और दूसरा हो गया हॉस्टल। वो भी वैसा ही है, वैसे दोनों चीज़ एक जैसी ही है। जब अपन हॉस्टल में रहते हैं तो वैसी तरह से रहते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में अपन ये सारे अलाउंस पढ़े, कोशिश किया कि आप लोगों को रिटेन रहे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रैक्टिस वगैरह। जब आपको कोई बेनिफिट वगैरह एम्प्लॉय देता है एम्प्लॉयर, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। यदि आप बीकॉम या एमकॉम वगैरह कहीं कुछ कर रहे हो कोर्सेज, तो उसमें शायद आप लोगों ने पढ़ा है या एग्जाम वगैरह, तो उसमें सारा कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं होगी। चलिए, आज के लिए काफ़ी है। संडे मिलते हैं फिर अपन इनकम टैक्स के लिए, 11:30 टाइम याद रखना। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।